एक युवा नर्स ने एक व्यक्ति को अपनी इकलौती संतान खोने के बाद आत्महत्या करने से बचाया। उसे पता नहीं था कि वह एक अरबपति है। प्यार ने उन्हें पा लिया। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट ब्रिज पर आधी रात हो चुकी थी। डैनियल किनारे पर खड़ा था, हाथों से ठंडी रेलिंग को पकड़े हुए। शहर की रोशनी कोहरे और दुख से धुंधली हो रही थी। एक करोड़पति जिसके पास पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज थी, सिवाय उन दो लोगों के जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसने 5 साल पहले अपनी पत्नी को कैंसर से खो दिया था और 6 महीने पहले उसका एकमात्र बच्चा एक दुखद दुर्घटना में चला गया था। उस रात वह सब कुछ खत्म करने आया था, लेकिन ओलिविया वहां थी, एक युवा ट्रॉमा नर्स जो एक लंबी शिफ्ट के बाद घर लौट रही थी। उसने जब किनारे पर एक आकृति देखी तो गाड़ी रोक दी। उसके दिल में उसे कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा था। कृपया मुझसे बात करें, उसने धीरे से कहा। डैनियल ने थके हुए और हैरान होकर पीछे देखा। ओलिविया ने उसे उपदेश नहीं दिया या उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। वह बस वहां शांत, दयालु और वर्तमान में खड़ी रही। कुछ मिनट बीत गए, फिर वह रेलिंग के ऊपर से वापस चला गया। उस पल ने सब कुछ हल नहीं किया, लेकिन उसने कुछ शुरू किया। डैनियल डेलाने एक ऐसा व्यक्ति था जिससे लोग ईर्ष्या करते थे। एक $1 मिलियन की बायोटेक फर्म के संस्थापक, पैसिफिक हाइट्स में एक शानदार हवेली, 2 कारें जिन्हें वह शायद ही कभी चलाते थे, और एक पत्नी जिसने एक बार कमरे में प्रवेश करके दुनिया को उज्जवल महसूस कराया था, अमांडा। उसका नाम अभी भी उसके कानों में गूंजता था जब वह आधी रात को पसीने से लथपथ चादरों को पकड़कर उठता था। वह सुंदर और मजबूत थी, भले ही कैंसर ने उसे खोखला कर दिया था, और जब वह चली गई, डैनियल अपने बेटे लूकास से लिपट गया। वह एकमात्र व्यक्ति बचा था जो अमांडा की आंखों और टेढ़ी मुस्कान को संभाले हुए था। फिर दुर्घटना हुई। लूकास मुश्किल से 9 साल का था। वह स्कूल के पास अपनी बाइक चला रहा था जब एक डिलीवरी ट्रक ने बहुत चौड़ा मोड़ लिया। चालक होश में नहीं था। यह सिर्फ एक गलती थी, उन भयानक क्षणों में से एक जो हंसी की आवाज से गूंजता हुआ एक मोसेलम बन गया। कुछ रातें वह लड़कों के कमरे में अछूते खिलौनों और कहानी की किताबों से घिरा रहता था, जिन्हें वह अब और पढ़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चुप्पी असहनीय थी, फिर भी वह दिन ब दिन इसके साथ रहता था, जब तक कि वह और नहीं रह सकता था। उस रात पुल ने उसे शब्दों में नहीं, बल्कि एक सुन्न तर्क में बुलाया था कि अंत शीघ्र ही होगा। उसे अब और पीड़ा नहीं होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। लेकिन ओलिविया रुक गई थी। वह नाटक या नायकत्व की तलाश में नहीं थी। वह थक चुकी थी। उसके स्क्रब झुर्रीदार थे और बालों का एक ढीला लट उसके माथे पर गिर रहा था जब वह अपनी कार से ठंडी रात की हवा में उतरी। पहले तो उसने सोचा कि वह शायद रेलिंग के उस पार की छायादार आकृति की कल्पना कर रही होगी, लेकिन उसके सीने में भार ने उसे बताया कि यह वास्तविक था। वह चिल्लाई नहीं, उसने 911 पर कॉल नहीं किया। वह बस किनारे तक चली गई। उसके कदम धीमे और सोच समझ कर चले, और उसने वही कहा जो मायने रखता था, कृपया मुझसे बात करें। और महीनों में पहली बार किसी ने डैनियल को एक करोड़पति या शोकग्रस्त व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए, खोए हुए और जीवन के बिल्कुल किनारे पर खड़े व्यक्ति के रूप में देखा। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। लेकिन मैं तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारा नाम जानना चाहूंगी। डैनियल ने पलकें झपकाईं। हवा उसके चेहरे पर चुभ रही थी, लेकिन उसके शब्द उसके कवच की दरारों से फिसल गए। उसने अपना सिर धीरे से घुमाया। डैनियल, उसने बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में कहा। मैं ओलिविया हूं, उसने अपने हाथों को कोट की जेबों में डालते हुए जवाब दिया, यह दिखाने के लिए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं एक नर्स हूं, अभी अभी शिफ्ट से छुट्टी हुई है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाथ रेलिंग पर ढीले पड़ गए। मैं जहां काम करती हूं वहां बहुत दर्द होता है, उसने आगे कहा। कभी कभी मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी सिर्फ वहां मौजूद रहना ही बहुत फर्क पैदा करता है। डैनियल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, बस एक शांत तरह का ज्ञान था, एक थकी हुई करुणा जो एक युवा महिला से ज्यादा दुख देखने से आई थी। मैंने उन्हें खो दिया, उसने खोखली आवाज में कहा।
मैंने उन दोनों को खो दिया। उसने धीरे से कहा, लोग बिना किसी कारण के यहां नहीं आते हैं। इस बार मौन वापस आ गया और कोहरा उनके चारों ओर ऐसे लिपट गया जैसे भूत सुन रहे हों। तुम्हें कैसे पता चला कि रुकना है? उसने पानी की ओर मुंह करके पूछा। मुझे नहीं पता था, उसने कहा। मुझे बस इतना पता था कि मैं गाड़ी चलाकर कुछ नहीं कर सकता था। तभी वह पीछे हट गया, बस एक कदम फिर दूसरा, जब तक कि वह सुरक्षित स्थान पर मजबूती से खड़ा नहीं हो गया, कांपता हुआ और चुप। ओलिविया उसकी ओर नहीं दौड़ी, वह वहीं रुकी रही। बाद में जब पैरामेडिक्स पहुंचे, डैनियल ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब ओलिविया ने उसके साथ अपनी कार में बैठने की पेशकश की, तो उसने विरोध नहीं किया। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। वह एक बार चुपचाप रोया। उसने उसे अपने ग्लव बॉक्स से एक टिश्यू दिया और एक शब्द भी नहीं कहा। जब उसने आखिरकार उसे घंटों बाद उसके घर छोड़ा, तो उसने उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ नोट थमा दिया। मेरा नंबर, उसने कहा, अगर आपको कभी बात करने का मन हो। फिर वह गाड़ी चलाकर चली गई। वह हवेली, जिसे डैनियल डेलाने घर कहते थे, एक तरह से शांत थी, जो सिर्फ जगह को भरती नहीं थी। यह दीवारों से सटी हुई थी, जैसे कोई मौजूदगी हो। संगमरमर के गलियारे में वह जो भी कदम रखता था, वह खालीपन की नीरस ध्वनि से मिलता था। एक बार वही गलियारा छोटे पैरों की ठहाकों और सोते समय कहानियां पढ़ते अमांडा की धीमी आवाज के साथ हंसी से गूंजता था। अब यह यादों का एक संग्रहालय था। वह सीढ़ियों के पास रुक गया और एक फ्रेमयुक्त तस्वीर को घूरने लगा। सूरज की रोशनी में चमकती अमांडा ने लुकास को अपनी कमर पर पकड़ रखा था। दोनों हंस रहे थे, एक पल में जम गए जो अब पहुंच से बाहर था। उसने कांच को हल्के से छुआ। उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर टिकी रहीं, जैसे कि वह उसके गर्माहट को अस्तित्व में वापस खोज सकता हो। यह उसकी सुबह की रस्म थी, कमरे से कमरे में घूमना और खिलौने उठाना, जो लुकास ने एक बार पीछे छोड़ दिए थे। अमांडा की पुरानी पढ़ने वाली कुर्सी पर रुकना, बस उसके परफ्यूम को याद करने के लिए। दोह ने उसे सिर्फ सताया नहीं था, यह उसके साथ एक स्थायी किराएदार के रूप में रहता था, एक ऐसे घर में जो चीजों से भरा था लेकिन जीवन से रहित था। शहर के दूसरी ओर ओलिविया का अपार्टमेंट एक अलग कहानी बयां करता था, लेकिन सरल नहीं। उसका घर एक छोटा सा रसोई घर, सेकंड हैंड फर्नीचर, दालान में एक टूटा हुआ आईना था। लेकिन यह जीवन से धड़कता था। जैसे ही उसने अपना अस्पताल का बैग दरवाजे के पास रखा, उसकी छोटी बहन लिली ने सोफे से आवाज दी, क्या तुम कल डबल काम कर रही हो? नहीं, अगर मैं इसमें मदद कर सकती हूं, ओलिविया ने अपने जूते उतारते हुए जवाब दिया। 12 घंटे की शिफ्ट से उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन वह जो बोझ उठा रही थी, वह सिर्फ शारीरिक नहीं था। उन अंतिम महीनों में, शांत क्षणों में, उसे अभी भी अपनी मां की सांसों की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी। कैंसर धीरे धीरे निर्दयता से बाहर आया था और उनकी मां के साथ अपना समय बिता रहा था, जब तक कि हड्डियों और फुसफुसाहटों के अलावा कुछ नहीं बचा था। ओलिविया केवल 16 वर्ष की थी जब उसने देखभाल करने वाली मां, बहन और अंततः नर्स की भूमिका निभाई थी। दुख ने उसे किसी भी अस्पताल से पहले प्रशिक्षित किया था, लेकिन डैनियल के विपरीत उसने दर्द के साथ काम करना सीख लिया था। यह उसकी दिनचर्या में एक कंबल की तरह बड़े करीने से मुड़ा हुआ था, जिसे वह ले जाती थी लेकिन कभी नहीं खोलती थी। अब वह रसोई की खिड़की पर एक पल चुराकर चाय के लिए पानी उबाल रही थी। शहर की रोशनियां दूर से टिमटिमा रही थीं। कहीं बाहर एक आदमी था जिससे उसकी मुलाकात पुल पर हुई थी, ऐसी मुलाकात जिसमें निर्देश नहीं थे। डैनियल नाम उसकी जेब में एक पत्थर की तरह उसके साथ रह गया था। भारी वास्तविक उस रात के बाद से वे फिर से बात कर चुके थे। पहले तो अनिश्चित रूप से एक सतर्क लय बननी शुरू हो गई थी। टेक्स्ट संदेश जो ज्यादा कुछ नहीं पूछते थे, कॉफी मीटिंग जो बहुत गहराई से जांच नहीं करती थी। उसने उसका धन्यवाद नहीं किया, उसने यह नहीं पूछा कि वह क्यों नहीं कूदा। उस पल ने पहले ही काफी कुछ कह दिया था। जब वे बात करते थे तो कभी भी नाटकीय नहीं होता था। डैनियल एक कमरे का वर्णन करता था जिसमें वह अब प्रवेश नहीं कर सकता था, एक दराज जिसे उसने लुकास की मृत्यु के बाद से नहीं खोला था। ओलिविया किसी घाव को ठीक करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की तत्परता के साथ नहीं सुनती थी, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की शांति के साथ सुनती थी
जो चुपचाप खून बहने का अनुभव करती थी। उसने कभी बीच में नहीं टोका, कभी उससे नहीं कहा कि यह ठीक हो जाएगा, और इसी बात ने सारा अंतर पैदा कर दिया। लोग मुझसे कहते रहते हैं कि जो मेरे पास अभी भी है उसके लिए आभारी रहो, डैनियल ने एक बार कहा था। उसकी आंखें उसकी अछूती कॉफी पर टिकी हुई थीं। लेकिन वे नहीं समझते आप दुख और जो बचा है उसे नहीं मापते। नहीं नहीं, ओलिविया ने सहमति जताई। आप इसे प्रतिध्वनि में मापते हैं। जब बाकी सब शांत हो तब वे कितने जोर से होते हैं। उसने ऊपर देखा, फिर वास्तव में उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, कोई झूठा प्रोत्साहन नहीं, बस कोई ऐसा व्यक्ति जो आग से गुजरा हो और फिर भी चल रहा हो। उसने उसे लिली के बारे में बताया कि वह स्कूल और बिलों को कैसे संभालती है, और सोते समय किस्सों के बारे में, एक अस्पताल के कमरे में अपनी मां का हाथ थामे रहने के बारे में, और यह महसूस करने के बारे में कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आ रहा है। डैनियल ने एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं सुना जो नियंत्रण में रहने का आदी है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने अंततः समझ लिया कि वह अकेला नहीं था। वर्ग, विलासिता और पृष्ठभूमि द्वारा अलग अलग उनके जीवन अजीब तरह से समानांतर थे। एक ही तूफान के विभिन्न संस्करणों से गुजरने वाले दो लोग। डैनियल की दुनिया में दुख पॉलिश की हुई लकड़ी और महंगी शराब थी जिसे वह अब और नहीं पी सकता था। ओलिविया की दुनिया में यह हाथ से पहने जाने वाले कोट और अस्पताल की वेंडिंग मशीनें थीं, लेकिन दुख को परवाह नहीं थी कि वह कैसे कपड़े पहनता है। एक शाम वे एक शांत पार्क में मिले। सूरज पेड़ों के पीछे छिप रहा था। डैनियल के पास एक छोटी नोटबुक थी जो उसकी पत्नी अमांडा ने उसमें ऐसी रेसिपी भर दी थी जो वह कभी लुकास को नहीं सिखा पाई थी। उसने उसे तब से नहीं खोला था जब से वह गुजरी थी। वह कहती थी, लहसुन और मक्खन की महक से सब कुछ ठीक हो सकता है। उसने इसे ओलिविया को देते हुए कहा। उसने इसे धीरे से श्रद्धापूर्वक खोला। ऐसा लगता है कि मेरी मां ने भी यही कहा होगा। वह मुस्कुराई। पहली बार डैनियल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वे नाटकीय हाव भाव या ऊंट के बयानों से प्यार में नहीं पड़े थे। उनका बंधन आकर्षण से पैदा नहीं हुआ था, यह पहचान से आकार लेता था। दो आत्माएं जो नुकसान से पीड़ित थीं, बिना किसी स्पष्टीकरण के समझे जाने के अजीब आराम में ठोकर खा रही थी। डैनियल ने ओलिविया के अपार्टमेंट में जाना शुरू कर दिया। पहले तो वह दरवाजे के पास अजीब तरह से खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लैवेंडर और पास्ता सॉस की महक वाली जगह में कैसे रहना है। लेकिन लिली ने जल्दी ही उसे अपने साथ जोड़ लिया और व्यंग्यात्मक चुटकुले और जिज्ञासु प्रश्न पूछने लगी। क्या तुम सच में कूदने वाले थे? उसने एक बार स्पष्ट रूप से पूछा। डैनियल ने पलक झपकाई। मैं इसके बारे में सोच रहा था। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा नहीं किया। लिली ने कंधे उचका दिए। तुम्हारी कार बहुत बढ़िया है। ओलिविया ने अपनी बहन को देखा, लेकिन डैनियल ने खुलकर हंसा, जो उसके अपने मुंह में भी विदेशी जैसा महसूस हुआ। उस रात वह रात के खाने के लिए रुका। समय छलांगों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे शांत चरणों में बीतता गया। ओलिविया लंबी शिफ्ट के बाद थकी हुई आंखों और मजबूत कंधों के साथ दिखाई देती। डैनियल ने फिर से अमांडा से लेकर लुकास तक कभी कभी किसी विशेष को भी पत्र लिखना शुरू कर दिया। उसने ओलिविया को वे सभी नहीं दिखाए, लेकिन उसने उसे काफी दिखा दिया। उसने समाधान नहीं दिया, उसने जगह दी, और उस जगह में कुछ अप्रत्याशित विकसित हुआ। शांति वह नहीं जो दर्द को मिटा दे, बल्कि वह जो उसे सहने योग्य बना दे। डैनियल ने अपने घर में कमरे साफ करना शुरू कर दिया, न कि भूलने के लिए बल्कि सांस लेने के लिए। ओलिविया ने खाना बनाते समय खुद को फिर से गुनगुनाते हुए पाया। लिली ने मजाक में कहा कि वे उबाऊ हो रहे थे। दोनों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। एक शाम डैनियल अपने घर के बीचों बीच खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। शांति अभी भी थी, लेकिन वह नरम पड़ गई थी। अब कोई चीख नहीं थी, केवल एक प्रतिध्वनि थी, और उस प्रतिध्वनि में कहीं वह ओलिविया की स्थिर आवाज सुन सकता था। नुकसान से आहत दो लोगों ने एक दूसरे में कुछ ऐसा पाया था जो कोई भी पैसा या प्रशिक्षण नहीं दे सकता था। न तो इलाज, न ही कोई समाधान, बल्कि देखे जाने का शांत चमत्कार। और किसी तरह यह पर्याप्त था। डैनियल ने
लगभग 3 वर्षों से फाउंडेशन की इमारत में कदम नहीं रखा था। आखिरी बार अमांडा जीवित थी, कमजोर लेकिन जीवंत, मिशन को जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित, भले ही कैंसर ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। यह उनका साझा उद्देश्य था, एक बाल चिकित्सा कैंसर चैरिटी, जो प्रेम, दर्द और इस उम्मीद से पैदा हुई थी कि किसी अन्य बच्चे को वह सब नहीं सहना पड़ेगा जो उनके बेटे लुकास ने सहा था। लेकिन अमांडा के गुजरने के बाद इमारत शायद आन में लिपटी हुई थी। प्रत्येक डेस्क, प्रत्येक फाइल, प्रत्येक व्हाइट बोर्ड पर ऐसे विचार लिखे थे जिन्हें वह कभी पूरा नहीं कर पाएगी। यह सब बहुत भारी हो गया था। दरवाजा बंद रहा, दान कम हो गया। उसका नाम अभी भी सामने की पट्टिका पर अंकित था, लेकिन उसके पीछे की आत्मा गायब हो गई थी। अब तक डैनियल कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा था, अपने कोट की जेबों में हाथ डाले अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। शहर उसके पीछे शोरगुल, हॉर्न और चहल पहल से भरा था, लेकिन यहां समय रुक गया था। ओलिविया उसके बगल में खड़ी थी। उसके हाथ में 2 कॉफी थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे कप थमा दिया और इंतजार करने लगी। तैयार हो? उसने आखिरकार पूछा। नहीं, उसने स्वीकार किया और फिर कहा, लेकिन चलो फिर भी अंदर चलते हैं। अंदर हवा में धूल और कागज की हल्की गंध थी। कॉर्कबोर्ड पर भूले हुए धन्यवाद कार्ड रखे हुए थे। रिसेप्शनिस्ट की मेज के ऊपर एक बच्चे द्वारा बनाया गया इंद्रधनुष का चित्र अभी भी टंगा हुआ था। डैनियल ने धीरे से सांस छोड़ी। किसी तरह वहां सिर्फ सांस लेना भी बहादुरी का काम लग रहा था। उन्होंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की, सफाई की, छंटाई की, कॉल की। ओलिविया ने कभी भी उसे जल्दी नहीं करने दी। वह लगातार उसके बगल में काम करती रही, आस्तीन ऊपर चढ़ाए। उसके थके हुए चेहरे पर हंसी की रेखाएं उभरी रहीं। कुछ दिन वे मुश्किल से बात करते थे। अन्य दिनों में वे लुकास, अमांडा और उन बच्चों के बारे में कार्यों के बीच शांत बातचीत करते थे जिनकी वे मदद करने की कोशिश कर रहे थे। ओलिविया के लिए काम ने कुछ निष्क्रिय को जगा दिया। यह केवल वापस देने के बारे में नहीं था, यह किसी ऐसी चीज का हिस्सा बनने के बारे में था जो अस्तित्व से संबंधित नहीं थी। उसने लोगों के जीवन में छेदों को भरने, आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने में वर्षों बिताए थे। यह ऐसा महसूस हुआ जैसे बीज बोना। एक दोपहर वे स्थानीय सामुदायिक केंद्र में गए, जो कि फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक पायलट कला कार्यक्रम का हिस्सा था। केंद्र ऊर्जा से जीवंत था। बच्चे टपकते पेंट ब्रशों के साथ एक दूसरे का पीछा कर रहे थे और एक्रेलिक की खुशबू हवा में भर रही थी। दूर दीवार पर एक चौड़ा अधूरा भित्ति चित्र फैला हुआ था। चमकीले घुमाव वाले आधे बने हुए जानवर, एक तरफा मुस्कान के साथ छड़ी के आकार। डैनियल अभिभूत लग रहा था। ओलिविया ने उसे धीरे से धक्का दिया। हम बच जाएंगे, उसने चिढ़ाते हुए कहा। वह झिझकते हुए मुस्कुराया, लेकिन यह असली था। तभी पीली त्वचा और चौड़ी आंखों वाले एक लड़के ने डैनियल की आस्तीन खींची। उसकी उम्र 8 साल से ज्यादा नहीं रही होगी। उसके गंजे सिर पर एक छोटा नीला रूमाल बंधा हुआ था। क्या आप ड्रैगन को पूरा करने में मेरी मदद करना चाहेंगे? ओलिविया कमरे के उस पार से देख रही थी जब डैनियल ने अपने ब्रश को नारंगी रंग में डुबोया और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए झुक गया। उसकी हंसी कुछ देर बाद गूंजी जब लड़के ने गलती से उसके गाल पर नीला रंग पोत दिया। यह पहली बार था जब ओलिविया ने उससे वह आवाज सुनी थी, प्रकाश असुरक्षित बच्चे जैसा। उसके अंदर कुछ बदल गया। यह रोमांटिक नहीं था, उस पल में नहीं, यह कुछ गहरा था। अनुग्रह की मान्यता। वह एक ऐसा आदमी था जो अभी भी कई मायनों में टूटा हुआ था, फिर भी एक टाइल के फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ एक बीमार बच्चे को खुश कर रहा था, जो रंग और यादों में सना हुआ था। उसकी टूटन में सुंदरता थी, इसलिए नहीं कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया था, बल्कि इसलिए कि उसने शुरुआत करने का फैसला किया था। बाद में वे केंद्र के बाहर फुटपाथ पर बैठ गए। उनके जूते सूखे रंग से सने हुए थे। तुम उसके साथ अच्छे थे, ओलिविया ने कहा। डैनियल ने कंधे उचका दिए। उसने मुझे लुकास की याद दिला दी, बस 1 सेकंड के लिए, और मैं दुखी होना भूल गया। यह कुछ भी नहीं है। उसने सिर हिलाया और फिर शांत हो गया। तुमने मुझे यहां वापस आने में मदद की, तुमने मुझे याद दिलाने में मदद की कि मैं कौन था। ओलिविया ने शब्दों के साथ जवाब नहीं दिया।
उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसका हाथ थोड़ी देर के लिए उसके कंधे पर टिका रहा। ठोस वर्तमान। इसके बाद के सप्ताहों में उनकी दिनचर्या बढ़ती गई। सुबह फाउंडेशन में, शाम सामुदायिक केंद्रों या अस्पतालों में होती थी। उन्होंने धन जुटाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए, देखभाल के पैकेज वितरित किए, संघर्षरत माता पिता को कागजी कार्रवाई पूरी करने में मदद की। उन्हें खराब कॉफी पर हंसी और कठिन बातचीत के बाद की खामोशी में कागजी कार्रवाई और पेंट ब्रश में उद्देश्य मिला। दुख अभी भी मंडरा रहा था, लेकिन यह अब हर पल को नियंत्रित नहीं करता था। एक बरसाती गुरुवार को डैनियल एक अस्पताल के कमरे के किनारे पर खड़ा था और ओलिविया को, एक छोटी लड़की को, दोस्ती का कंगन बनाना सिखाते हुए देख रहा था। बच्ची की 4 रेखाएं एक जिद्दी बेल की तरह उसकी बांह के पास मुड़ी हुई थीं, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। ओलिविया लड़की को अपने हाथों का मार्गदर्शन करने देने के लिए झुकी हुई थी। कमरे में हंसी भर गई। डैनियल को एहसास नहीं हुआ कि वह मुस्कुरा रहा था। वह वापस दालान में चला गया। दिल की धड़कन रोमांस से नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे नाम देना मुश्किल था। प्रशंसा, कृतज्ञता, यह समझ कि ओलिविया सिर्फ वह महिला नहीं थी जिसने उसे पुल पर बचाया था। वह व्यक्ति थी जिसने उसे तब देखा था जब वह खुद को भी नहीं देख सकता था। और धीरे धीरे, सावधानी से उसने उसे अंदर आने दिया। एकदम से नहीं। यहां दोपहर के भोजन का निमंत्रण, वहां साझा की गई कहानी। उसने उसे अपनी मां की मृत्यु के बाद के वर्षों के बारे में बताया, लिली के विद्रोही किशोरावस्था के वर्षों के बारे में, उसके इस डर के बारे में कि वह हमेशा जीवित रहने के मोड़ में फंसी रहेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा जीवन सिर्फ सहने के बारे में हो, उसने एक बार कबूल किया था। मैं अर्थ के बारे में होना चाहती थी। डैनियल ने उसकी और देखा और वास्तव में देखा, तुमने मेरे जीवन को अर्थ दिया है। कोई भव्य घोषणा नहीं थी, कोई व्यापक इशारे नहीं थे, बस 2 लोग दिन प्रतिदिन एक दूसरे के साथ चलने का चुनाव कर रहे थे। समय के साथ ओलिविया लिली को सेंट के भित्ति चित्र दिवसों में से एक में ले गई। डैनियल उनके बगल में पेंटिंग कर रहा था। जब लिली ने उसकी तकनीक की आलोचना की तो वह हंस रहा था। आप एक बैंकर की तरह पेंटिंग करते हैं, उसने मजाक में कहा। डैनियल मुस्कुराया। अच्छा हुआ कि मैं इसमें कभी बहुत अच्छा नहीं था। भित्ति चित्र धीरे धीरे उनके जैसा ही खिल उठा। थोड़ा थोड़ा करके रंग उन जीवनों में लौट रहा था जो कभी दुख से फीके पड़ गए थे। और इन सब के बीच उपचार वज्रपात की तरह नहीं आया। यह एक छोटे लड़के के हाथ में बिखरी हुई कॉफी पर हंसी के क्षणों में धीरे धीरे आया। कैनवास पर पेंट के ब्रश पर भरोसे के साथ पहुंचा और एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। वे अभी भी शोक मना रहे थे, अभी भी सीख रहे थे, लेकिन अब वे इसे एक साथ कर रहे थे और इसने सारा अंतर बना दिया। दान की फांसी का उद्देश्य एक उत्सव मनाना था, एक पूर्ण चक्र क्षण, क्रिस्टल ग्लास की झंकार, ऑर्केस्ट्रा की धूम, और बहाल किए गए बॉलरूम की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। टक्सीडो और झिलमिलाते गाउन पहने मेहमान शैंपेन की खनकती बोतलें बजा रहे थे, जो सितारों की तरह चमकते झूमरों के नीचे मुस्कुरा रहे थे। डैनियल प्रवेश द्वार के पास खड़ा था, वहीं जम गया। उसने इस रात को बनाने में मदद की थी, इसे डिजाइन करने में मदद की थी, इसे वित्त पोषित किया था, इसे अस्तित्व में लाने में मदद की थी। लेकिन अब तालियों और हंसी के बीच उसे अपने जीवन में एक भूत जैसा महसूस हो रहा था। भाषण शुरू हो चुके थे। फाउंडेशन की सफलता, अमांडा की विरासत, डैनियल के उद्देश्य की ओर लौटने को श्रद्धांजलि, कमरे में चल रहा स्लाइड शो, बच्चों के मुस्कुराते चेहरे, आभारी परिवार, मुस्कुराते हुए स्वयंसेवक और फिर अमांडा। उसकी तस्वीर ने स्क्रीन पर रोशनी डाली, उसके चेहरे ने भीड़ को रोशन कर दिया। एक स्पष्ट शॉट, ईमानदार। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी कार की चाबी निकाली और फिर रुक गया। वह घर नहीं जाना चाहता था, वह गायब होना चाहता था। 1 घंटा बीत गया। समारोह के अंदर ओलिविया ने भीड़ को देखा और खालीपन महसूस किया। इससे पहले कि वह फुसफुसाहट सुनती, मिस्टर डेलाने बाहर चले गए हैं। वह ठीक नहीं लग रहे थे। मुझे लगता है कि उन्हें किसी चीज ने मारा है।
उसने संकोच नहीं किया। आखिरी वाक्य के आने से पहले ही उसका कोट उसके कंधों पर लपेटा जा चुका था। वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ गया है, लेकिन उसे एक अंदेशा था, और जब वह गोल्डन गेट ब्रिज पर पहुंची तो कोहरे को चीरती हुई हेडलाइट्स उसकी सहज प्रवृत्ति को सच साबित कर गईं। डैनियल रेलिंग के सहारे खड़ा था, खतरे के करीब नहीं झुका था, बस एक कब्र पर जाने वाले व्यक्ति की तरह खड़ा था। उसके कंधे हवा के खिलाफ कड़े और कसकर बंद थे। नीचे का पानी काला और अंतहीन था, बिना दया के बह रहा था। वही स्थान जहां महीनों पहले उसने अपने दुख के भार के आगे लगभग आत्मसमर्पण कर दिया था। ओलिविया ने उसका नाम नहीं पुकारा। उसने गाड़ी पार्क की, धीरे धीरे चली और उसके बगल में अपनी जगह ले ली। उन दोनों के बीच की खामोशी बहुत बड़ी और भारी थी। उसने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब वह बोली तो उसकी आवाज नरम और निडर थी। आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने कहा, लेकिन आपको हमेशा के लिए स्थिर खड़े रहने की जरूरत भी नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हवा ने एक पल के लिए उसकी सांस चुरा ली। फिर आखिर में वह बोला, मैं वहां सांस नहीं ले सकता था उस स्क्रीन पर, उसके चेहरे के साथ नहीं, हर किसी के मुस्कुराने के साथ नहीं। जैसे वह एक परी कथा है, एक महिला की बजाय मैं उसे फीके पड़ते हुए देखता हूं। उसकी आवाज फटी। मुझे लगा मैं तैयार था, उसने जारी रखा, लेकिन मैं नहीं हूं, मैं अभी भी टूटा हुआ हूं। वह अभी भी हर जगह है। ओलिविया ने सिर हिलाया। बेशक वह है। वह 5 साल पहले मर गई। मैं खुद से कहता हूं, मुझे अब तक ठीक हो जाना चाहिए था, कि मुझे कुछ फिर से बनाना चाहिए था, कि लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे फिर से पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं हूं, मैं अभी भी टूटा हुआ हूं। आपने इसे नहीं चुना, उसने धीरे से कहा, लेकिन आपने इसे रोका भी नहीं। आप नहीं कर सकते थे। उसने शब्दों को उनके बीच खाड़ी में पत्थरों की तरह गिरने दिया। वह उसकी ओर मुड़ी। फिर आप फिर कभी कुछ महसूस नहीं करेंगे। वे चुपचाप खड़े रहे। कोई घोषणा नहीं, कोई आलिंगन नहीं, सिर्फ सांस, हवा, यादें, और धीरे धीरे उसके सीने में कंपन कम हो गया। खत्म नहीं हुआ, बल्कि शांत हो गया। नीचे की लहरें आगे बढ़ गईं। रात भी आगे बढ़ गई। जब तक वे पार्किंग स्थल पर लौटे, तब तक कोहरा छंट चुका था। धुंध के बीच एक अकेला तारा टिमटिमा रहा था। डैनियल ने अपना दरवाजा खोला। दायित्व से नहीं, बल्कि सहज ज्ञान से वह अंदर चढ़ते समय मुस्कुराई। यह एक छोटा सा इशारा था, लेकिन सब कुछ के बाद उत्सव, पुल, सच्चाई, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह लगा। प्यार का नहीं अभी तक, लेकिन समझ का। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर वह अंदर नहीं आया। उसे आने की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि आज रात वह ठीक रहेगा। उसने लंबे समय से दबी हुई किसी चीज का सामना किया था, और वह उसे निगल नहीं पाई थी। वह सीढ़ियों पर खड़ी रही और उसकी टेल लाइट्स को गायब होते देखा। उसके सीने के अंदर कुछ चुपचाप बस गया। वह पूरा नहीं था, न ही वह थी, लेकिन शायद, बस शायद वे दरारों के साथ जीना सीख रहे थे। और यही काफी था। वार्षिक चैरिटी कार्यक्रम में मेजों के बीच से गुजरते छोटे बच्चों की हंसी और धीमी आवाज के साथ हवा में गूंज रही थी। व्हिटमोर फाउंडेशन का एक समय का शांत प्रांगण अब कुर्सियों पर बंधे रंगीन गुब्बारों का एक बगीचा था। चेहरे का रंग खुशी से सना हुआ था, और वसंत की हवा में बहती कॉटन कैंडी की मीठी गंध थी। डैनियल एक तरफ खड़ा था और आस्तीन ऊपर करके उसे खुलते हुए देख रहा था। वह अब अलग लग रहा था, न केवल बड़ा, बल्कि अधिक हल्का। दुख गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपनी जगह पा ली थी। अब वह खुला घाव नहीं रह गया था, बल्कि एक धुंधला निशान था जिसके नीचे एक कहानी थी। वह मुस्कुरा रहा था। एक छोटे लड़के ने उसकी पैंट की टांग खींची। मिस्टर डेलाने, मैंने रॉकेट पूरा कर लिया है। डैनियल उसके बगल में घुटनों के बल बैठा और पेंट किए गए कार्डबोर्ड निर्माण का निरीक्षण किया। तुम एक इंजीनियर बनने की राह पर हो, उसने लड़के के बालों को सहलाते हुए कहा। लड़का मुस्कुराया और भाग गया। पास ही ओलिविया एक बूथ के पास खड़ी थी, जो जिज्ञासु बच्चों को मेडिकल प्ले किट दे रहा था। एक लड़की ने प्लास्टिक का स्टेथोस्कोप पकड़ा और कहा कि वह एक नर्स बनना चाहती है। ओलिविया धीरे से हंस दी। यह ध्वनि डैनियल के कानों में संगीत की तरह बह गई। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूक गया था। उसने उसे देखते हुए देखा,
और एक छोटा सा परिचित और गर्मजोशी भरा सिर हिलाया। आजकल उनकी बैठकें निराशा से प्रेरित नहीं थीं, बल्कि बस जांच करने के लिए खुशी साझा करने की इच्छा थी। पुल पर रात को महीनों बीत चुके थे। उस समय में डैनियल ने अपना पैर जमा लिया था। उसने छोटे शोक मंडलियों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था, पुरुष जो दूसरों के सामने रोना नहीं जानते थे। डैनियल ने कभी उपदेश नहीं दिया, वह बस सुनता था, और जब वह बोलता था तो कभी ऊपर से नहीं बल्कि उनके बगल से होता था। ओलिविया भी बदल गई थी। उसने अस्पताल नेतृत्व फेलोशिप के लिए आवेदन किया। डैनियल के उस पर शांत विश्वास से प्रोत्साहित होकर, आप सिर्फ ठीक नहीं करते लोग, उसने एक शाम कॉफी पर उससे कहा, आप उनका मार्गदर्शन करते हैं। उसे नहीं पता था कि उसे यह सुनने की कितनी आवश्यकता थी। अब जब भीड़ शाम के कार्यक्रम के लिए अपनी सीटों पर बैठ गई तो डैनियल छोटे से मंच पर चढ़ गया। माइक्रोफोन एक बार चटका और फिर शांत हो गया। उसने अपना गला साफ किया। मैं मानता था कि नुकसान के बाद जीवन रुक जाता है, उसने शुरू किया। जब नींव खत्म हो जाती है तो आप पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं कि आपको बस जीवित रहना है। उसने खुद को स्थिर करते हुए विराम लिया। लेकिन किसी ने मुझे एक बार दिखाया कि जीवित रहना जीने के समान नहीं है, कि उपचार जोर से नहीं होता है। कभी कभी यह सिर्फ किसी के पास चुपचाप बैठकर प्रकट होना होता है, कुछ नहीं कहना, लेकिन सब कुछ कहना। आंगन में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, उसने मुझे ठीक नहीं किया। उसकी आवाज नरम लेकिन निश्चित थी। उसने मुझे याद दिलाया कि टूटी हुई चीजें अभी भी बढ़ सकती हैं। वह आशा स्क्रब और स्नीकर्स में दिखाई दे सकती है, बिना किसी एजेंडे के, लेकिन जगह बनाए रखने के लिए। ओलिविया की आंखें चमक उठीं। उसने सीधे उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन शब्द उसके चारों ओर एक शांत आलिंगन की तरह लिपटे हुए थे। कुछ लोग, डैनियल ने कहा, कि आपके जीवन में आपको ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि आपको फिर से शुरू करने का तरीका दिखाने के लिए आते हैं। जैसे ही वह नीचे उतरा, तालियां धीरे धीरे फिर पूरी तरह से उठीं। उसने उसे तुरंत नहीं खोजा। उसने मेहमानों का अभिवादन किया, कुछ तस्वीरों के लिए पोज दिए, स्वयंसेवकों से बातचीत की, लेकिन अंततः वे एक दूसरे को बगीचे के रास्ते के पास मिले जहां कागज का लालटेन हिल रहा था। उन्होंने बात नहीं की। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ ने उसका हाथ पाया। उसकी उंगलियां उसके चारों ओर बंद थीं, और लंबे समय में पहली बार उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वे किनारे पर चिपके हुए बचे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे लोग हैं जिन्होंने फिर से एक साथ शुरू करने के लिए, बढ़ने के लिए रहना चुना है। देर दोपहर का सूरज पेड़ों की छतरी के माध्यम से छन कर आ रहा था। उनकी शाखाएं लंबी और आश्रय देने वाली थीं, हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। उपवन शांत, श्रद्धा में खड़ा था प्रत्येक पेड़, जिसे डैनियल ने वर्षों से अपनी पत्नी और बेटे की याद में लगाया था। जो कभी दुख के लिए पवित्र भूमि थी, वह पूरी तरह से कुछ और बन गई थी। प्यार का एक जीवित प्रमाण, गुलाबों से सजी हवा का झोंका, ऊपर पक्षियों का चहचहाना, और आईवी और स्मृति से गूंथे लकड़ी के मेहराब के नीचे अगल बगल खड़े दो लोग। डैनियल ने गहरे लिनन का सूट पहना था। उसका आसन शांत था। उसके बालों में अब भूरे बाल आ गए थे। उसकी आंखों में वह शांति थी जो केवल दर्द और धैर्य के माध्यम से अर्जित की जाती है। ओलिविया एक साधारण क्रीम गाउन पहने हुए उसके बगल में खड़ी थी। उसके बाल पीछे की ओर झुके हुए थे। उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन भीतर से प्रकाशित थी। वह एक परी कथा की दुल्हन की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसी महिला की तरह लग रही थी जो तूफान से बच गई थी, और उसने खुली आंखों से फिर से प्यार करने का चुनाव किया था। उन्होंने लंबी प्रतिज्ञाएं नहीं पढ़ीं या कविता नहीं पढ़ी। वहां कोई नाटकीयता नहीं थी। लेकिन जो कुछ भी हमने सीखा है कि क्या टिकता है, वहां एक संक्षिप्त लेकिन अर्थपूर्ण विराम था। एक मौन जो संकोच का नहीं बल्कि श्रद्धा का था। उन्होंने चुंबन नहीं किया। इसके बजाय वे एक दूसरे के हाथों को पकड़ते थे। उंगलियां जड़ों की तरह आपस में जुड़ती थीं जो मिट्टी में अपना रास्ता खोज रही थीं। उनकी मुस्कुराहट छोटी लेकिन पूर्ण थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो जानती है कि वह कितनी दूर तक आई है। उनके पीछे बच्चों ने एक सौम्य जयकार की। उनमें से एक लड़का जिसने कैंसर से लड़ाई लड़ी थी और अब एक छोटी सी धनुष टाई पहन रखी थी, दौड़कर आया और ओलिविया को एक हाथ से बना
काट दिया 2 दिलों और एक पेड़ की तस्वीर। उसने घुटनों के बल बैठकर इसे धन्यवाद के साथ स्वीकार किया और उसे गले लगा लिया। डैनियल ने छोटी सी भीड़ से बाहर देखा और फिर पेड़ों की ओर उसका हाथ ओलिविया के चारों ओर थोड़ा कस गया। उसे इसे जोर से कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने सब कुछ एक जैसा ही सोचा। जीवन ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया। जिस तरह से लोग अक्सर कल्पना करते हैं, इसने वह वापस नहीं दिया जो उसने खो दिया था। इसने कुछ और दिया था, कुछ नरम, धीमा, वास्तविक। जैसे ही वे रास्ते से वापस चलने के लिए मुड़े, कोई कनफेद्दी नहीं, कोई भव्य संगीत नहीं, बस पत्तों की सरसराहट और जुड़े हुए पद चिन्हों पर एक एहसास था जो हवा में तैर रहा था। विजय नहीं, रोमांस नहीं, बल्कि शांति। वह शांति जिसे आने में वर्षों लग गए थे, हर टूटे पल और शांत मरम्मत की शांति के माध्यम से अर्जित की गई। वे बचाव के साथ नहीं आए, बल्कि रुकने के शांत निर्णय के साथ आए। दिखाने के लिए और पकड़ने लायक कुछ बनाने के लिए वे एक साथ चले, एक सपने की ओर नहीं, बल्कि एक जीवन की ओर। उनका जीवन और स्मृति में लगाए गए पेड़ों की छाया के नीचे कुछ नया जड़ जमा चुका था, कुछ पूरा। यदि आपने डैनियल और ओलिविया की इस हृदयस्पर्शी कहानी का आनंद लिया है, जिन 2 आत्माओं ने अपार क्षति के बाद प्रकाश पाया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ समय निकालें। यह वास्तव में हमें इस तरह की और अधिक सार्थक कहानियों को जीवन में लाने में मदद करता है। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। जब डैनियल उन पेड़ों के नीचे खड़ा था जिन्हें उसने अपनी दिवंगत पत्नी और बच्चे के लिए लगाया था, तो आपको कैसा लगा? ओलिविया की शांत शक्ति और समय के साथ उनके बीच बने बंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से उनकी यात्रा समाप्त हुई, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? धूमधाम से नहीं, बल्कि अनुग्रह के साथ हमें टिप्पणियों में बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। क्या अंत आपके लिए संतोषजनक था? क्या आप चाहते थे कि यह